चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 2300 साल पहले, और समझते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की कहानी को। ये वो कहानी है जिसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक धागे में पिरोया था। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक ही परिवार ने इतने सारे बिखरे हुए राज्यों को कैसे एक साथ कर दिया और भारत का पहला महान साम्राज्य बना दिया? आइए इस दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटते हैं। इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये साम्राज्य बना कैसे। फिर इसके सबसे महान राजा अशोक के जीवन में आए बदलाव को जानेंगे। उसके बाद समझेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था, और आखिर में बात करेंगे इसके पतन और उस विरासत की जो ये आज भी हमारे लिए छोड़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। देखते हैं कि कैसे एक राजवंश ने इतिहास के पन्नों पर अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ी। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत कुछ बड़े किरदारों से होती है। यहाँ भी ऐसा ही था। एक तरफ थे चाणक्य, एक कमाल के रणनीतिकार, और दूसरी तरफ उनके काबिल शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों की जोड़ी ने उस वक्त के शक्तिशाली नंद वंश को हराकर मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया और एक नए युग की नींव रखी। तो आप देखिए, ये सब शुरू हुआ 322 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की स्थापना की। फिर कुछ ही सालों में 305 ईसा पूर्व तक उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया और साम्राज्य को पश्चिम तक फैला दिया। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने इस साम्राज्य को दक्षिण भारत तक पहुंचाया। अब जरा सोचिए, ये साम्राज्य कितना शानदार रहा होगा। उस समय सेल्यूकस के एक राजदूत थे, मेगस्थनीज। जब उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी किताब इंडिका में लिखा कि यहाँ का महल तो दुनिया के सबसे बेहतरीन महलों से भी ज्यादा भव्य था। ये उस दौर की कारीगरी का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन देखिए, इस महान साम्राज्य के संस्थापक का अंत कितना अलग था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में सब कुछ त्याग दिया, जैन धर्म अपना लिया और सल्लेखना की प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। ये एक बहुत ही कठोर प्रथा है जिसमें स्वेच्छा से मृत्यु तक उपवास किया जाता है। एक सम्राट के लिए ऐसा अंत वाकई अविश्वसनीय है। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। हम मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली शासक अशोक के दौर में पहुंच रहे हैं। एक ऐसा राजा जिसने साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। साल था 261 ईसा पूर्व। जगह थी कलिंग। एक भयानक युद्ध हुआ। अशोक जीत तो गए, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी थी। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस मारकाट और खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और इस एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, अशोक की नीति में जमीन आसमान का फर्क आ गया। कलिंग से पहले वो भेरी घोष यानी युद्ध की नीति पर चलते थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपनाया धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता के जरिए दिलों को जीतने का रास्ता। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई नया धर्म नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस जीने का एक नैतिक तरीका था जिसके सिद्धांत हर किसी के लिए थे। हिंसा न करना, सच बोलना, दान देना और हर जीव का सम्मान करना। और अशोक ने अपने इस नए विचार को लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका अपनाया, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। वो इतिहास के पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाकर सीधे अपनी जनता से बात की, और वो भी उन्हीं की भाषा, प्राकृत में। अच्छा, तो सम्राट तो बदल गया, उसकी सोच बदल गई, पर इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? चलिए अब जरा इसकी मशीनरी को समझते हैं। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमें मिलता है चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में। उन्होंने राज्यों की तुलना एक शरीर से की जिसके 7 जरूरी अंग होते हैं। इसे ही सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर राजा, फिर मंत्री, फिर राज्य का क्षेत्र और लोग, फिर किले, खजाना, सेना और दोस्त यानी सहयोगी राज्य। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। और हाँ, किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, तो इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी खेती। किसानों से उनकी उपज का छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। लेन देन के लिए चांदी के सिक्के चलते थे जिन्हें पण कहते थे, और
उत्तरापथ जैसा विशाल व्यापारिक मार्ग तो साम्राज्य की जीवन रेखा था। अब जरा बात करते हैं कला की। मौर्य काल में पहली बार पत्थर का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। और क्या कमाल का इस्तेमाल हुआ। उनके बनाए गए खंभे तो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। सोचिए, एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया और उस पर ऐसी शीशे जैसी पॉलिश की गई है जो आज भी हैरान कर देती है। और इसी शानदार कला का एक नमूना आज हमारी पहचान का हिस्सा है। सारनाथ में अशोक के बनवाए स्तंभ के ऊपर जो 4 शेर बने हैं, उन्हीं को आज़ाद भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लम के तौर पर अपनाया है। ये दिखाता है कि मौर्यों की विरासत आज भी कितनी जिंदा है। लेकिन जैसा होता है, हर चीज का एक अंत होता है। मौर्य साम्राज्य का भी हुआ। तो चलिए अपने आखिरी भाग में देखते हैं कि इस साम्राज्य का पतन क्यों हुआ और ये अपने पीछे क्या छोड़कर गया। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बिखर क्यों गया। देखिए, इसका कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। अशोक के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। प्रशासन बहुत ज्यादा एक ही केंद्र से चलता था, जो बाद में मुश्किल बन गया। सेना और दान पुण्य पर इतना खर्च हुआ कि खजाना खाली होने लगा और कुछ समूहों में नाराजगी भी बढ़ने लगी थी। और फिर अंत हुआ 185 ईसा पूर्व में, जब आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सबके सामने मार दिया और इसी के साथ मौर्य वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन क्या साम्राज्य खत्म होने से उसकी कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मौर्यों ने भारत को जो दिया वो आज भी हमारे साथ है। उन्होंने पहली बार पूरे देश को एक राजनीतिक एकता दी, एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा दिया जिससे बाद के राजाओं ने भी सीखा, और सबसे बड़ी बात, अशोक के जरिए शांति का वो संदेश दिया जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि हम किसी साम्राज्य की महानता को कैसे आंकते हैं? उसकी जीती हुई जमीन से या उन ऊंचे आदर्शों से जो वो दुनिया के लिए छोड़ जाता है? मौर्य साम्राज्य की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।